हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो ये क्लासें चल रही हैं, यानी कि ये सीरीज जो हमने चला रखी है वो फर्स्ट ग्रेड टारगेटेड है, यानी कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर व्याख्याता की जो वैकेंसी हैं उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेटेड है। इसके साथ साथ अपन नेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये टॉपिक हैं जो हम साथ साथ करवा रहे हैं उनके हिसाब से ही। तो ये चीज़ें भी आपको कवर करनी है यहाँ पे, यानी कि नेट जा रहा है फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास उपयोगी है। लेकिन फिलहाल हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, टारगेटेड जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें क्लासें, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो पूरी ज्योग्राफी, यानी कि फर्स्ट ग्रेड की जो सिलेबस है आपका ज्योग्राफी का, वो पूरी ज्योग्राफी आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज करवाई जा रही है, यानी कि हर टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर करवाया जा रहा है। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है आर्द्रता, और आर्द्रता इसी के साथ है वर्षण। आर्द्रता और वर्षण है, तो आज अपन पढ़ेंगे आर्द्रता को। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और यदि आपकी कोई क्वेरीज रहती हों तो हमें कमेंट में छोड़ सकते हैं, जिनका जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो आज पढ़ेंगे अपन आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी। आर्द्रता यानी कि जो वायुमंडल में नमी पाई जाती है, यानी कि वायु में जो जल की बूंदें उपस्थित हैं या जो नमी उपस्थित है उसे अपन वो उसको अपन नमी कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में जो जल की बूंदें उपस्थित हैं उसको अपन कहेंगे नमी। और किसी निश्चित आयतन या द्रव्यमान में, किसी निश्चित आयतन या द्रव्यमान में इस नमी की जो मात्रा होती है उसको अपन कहते हैं आर्द्रता। ठीक है, एक साथ लिख देता हूं ये। वायु में उपस्थित जल बूंदों, उपस्थित जल की बूंदों जल की बूंदों को नमी कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में जो वायु है उसमें जो कुछ जल की बूंदें हैं उनको अपन कहते हैं नमी। ठीक है, और नमी कहते हैं। और वायु के निश्चित आयतन या द्रव्यमान में, निश्चित आयतन या आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित नमी की मात्रा, उपस्थित नमी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, यानी कि वायु में उपस्थित जो जल बूंदें हैं उनको तो अपन कहेंगे नमी। और ये नमी जब किसी निश्चित आयतन या द्रव्यमान, किसी वायु का निश्चित आयतन या द्रव्यमान में जो उपस्थित नमी है उसको अपन कहेंगे आर्द्रता। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप कि निश्चित आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित नमी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, ये कहलाती है आर्द्रता। देखो, जो वायुमंडल में आर्द्रता है, वायुमंडल में जो आर्द्रता पाई जाती है वो औसतन तो है 2%। वायुमंडल की औसतन आर्द्रता है 2%, लेकिन ये अधिकतम 4 से 5% तक पाई जाती है। वो वहाँ के वायुमंडल को लेकर होती है, किसी स्थान विशेष के। जैसे विषुवत रेखा की हम बात करें तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है, और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आर्द्रता में कमी आती जाती है। ठीक है, वायुमंडल में वायुमंडल की औसत आर्द्रता, औसत आर्द्रता
2%, 2% है, 2% है, लेकिन ये 2 से 5% तक पाई जाती है, पाई जाती है। यानी कि जैसे विषुवत रेखा है, सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ रही, गर्मी सर्वाधिक रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जलवाष्प या बाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। बाष्पीकरण सर्वाधिक होता है तो उसमें क्या है, आर्द्रता की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, इसकी मात्रा में क्या होता है, कमी आती जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं अपन आर्द्रता विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर न्यूनतम पाई जाती है। न्यूनतम पाई जाती है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रता कम होती है। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे आर्द्रता में कमी होती जाएगी। कारण मैंने आपको बताया है कि विषुवत रेखा पर ज़्यादा तापमान रहता है, तापमान के कारण बाष्पीकरण अधिक होता है और जब बाष्पीकरण अधिक होता है तो आर्द्रता या नमी की मात्रा वायु में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आर्द्रता का मापन, आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आर्द्रता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आर्द्रता की परिभाषा है, वायु में उपस्थित जल बूंदों की नमी, वायु में उपस्थित जल बूंदों को, जल की बूंदों को नमी कहते हैं और वायु में निश्चित आयतन या द्रव्यमान पर उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और वायुमंडल में औसत आर्द्रता होती है 2%, और यदि बात करें तो यह 2 से 5% तक पाई जाती है। आर्द्रता विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। अर्थात जैसे जैसे अपन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आर्द्रता में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, और आर्द्रता के मापन की यदि बात करें तो आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आर्द्रता के सामान्य चीजें। अब बात करेंगे आर्द्रता के प्रकारों के बारे में। आर्द्रता के प्रकार, तो देखो आर्द्रता के प्रकारों में अपन पढ़ेंगे। पहला है आर्द्रता सामर्थ्य, दूसरा है निरपेक्ष आर्द्रता, तीसरा पढ़ेंगे सापेक्ष आर्द्रता, और चौथा पढ़ेंगे विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, ये 4 प्रकार पढ़ेंगे अपन आर्द्रता के। तो पहला है आर्द्रता सामर्थ्य,
देखो आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, यानी कि निश्चित तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता, निश्चित तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो होती है उसे अपन कहते हैं आर्द्रता सामर्थ्य, यानी कि कितनी आर्द्रता वायु धारण कर सकती है। ठीक है, ये आर्द्रता वायु धारण क्षमता वायु की आर्द्रता धारण क्षमता को अपन आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। ये तापमान से प्रभावित होती है, यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य है ये तापमान से प्रभावित होता है, यानी कि तापमान, यदि वायु का तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगा, और यदि तापमान घटेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी इसका घटता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आर्द्रता सामर्थ्य में, और इसको अपन ग्राम प्रति घन मीटर में के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक जो मानते हैं वो है ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो आर्द्रता सामर्थ्य की यदि बात करें, निश्चित तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। यानी आर्द्रता सामर्थ्य या नमी धारण क्षमता भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, निश्चित तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण क्षमता जो होती है वो कहलाती है आर्द्रता सामर्थ्य। अब ये तापमान से प्रभावित होती है, ये तापमान से प्रभावित होती है। यानी कि उस वायु का यदि तापमान बढ़ेगा तो उसकी आर्द्रता धारण क्षमता या आर्द्रता सामर्थ्य भी उसका बढ़ेगा, यानी कि अधिक तापमान होगा तो जो नमी धारण क्षमता है वो उसकी बढ़ेगी, यानी कि अधिक नमी चाहिए उसको संतृप्त होने के लिए। और यदि तापमान घटेगा तो उसकी आर्द्रता धारण क्षमता भी कम होगी, यानी कि उसको कम नमी चाहिए उसको संतृप्त बिंदु तक पहुँचने के लिए। ठीक है, संतृप्त बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर जो वायु है उसकी नमी धारण क्षमता जो है वो पूरी हो जाती है, यानी कि जितना नमी उसको चाहिए उतनी पूरी हो जाती है और वो संतृप्त वायु हो जाती है। और जब वायु संतृप्त हो जाती है तो उसके बाद स्टार्ट होता है संघनन, वो अपन आगे बात करेंगे। तापमान से प्रभावित होती है। तापमान बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ता है और तापमान घटने पर आर्द्रता सामर्थ्य भी घटता है। यानी कि कह सकते हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य और तापमान में समानुपाती संबंध है। आर्द्रता सामर्थ्य और तापमान में समानुपाती संबंध है, यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य और तापमान में समानुपाती संबंध है। समानुपाती से मतलब है तापमान के बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगा और तापमान के घटने पर आर्द्रता सामर्थ्य भी घटता है। ठीक है, तो ये था आर्द्रता सामर्थ्य के बारे में, यानी कि निश्चित तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता या नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। ये तापमान से प्रभावित होती है और ये तापमान से समानुपाती संबंधित है, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी इसका घटता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरी है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता इसका क्या है कि वायु किसी निश्चित आयतन में वायु
कि किसी वायु के निश्चित आयतन में जो नमी की मात्रा है वायु के, उसमें मैंने ये नहीं लिखवाया कि इसको इसे ग्राम प्रति घन मीटर में, ग्राम प्रति घन मीटर से में लिखते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, इसका ये मात्रक कह सकते हैं कि इसे ग्राम प्रति घन मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब अगला है निरपेक्ष आर्द्रता, कि वायु के किसी इकाई आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा जो होती है, वायु के इकाई आयतन में उपस्थित जो आर्द्रता की मात्रा है वो कहलाती है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता को भी अपन ग्राम प्रति घन मीटर में प्रदर्शित करते हैं। इस पर जो निरपेक्ष आर्द्रता है, इसको लिख देता हूं, वायु के इकाई आयतन में, वायु के इकाई आयतन में उपस्थित नमी की मात्रा, उपस्थित नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु के इकाई आयतन में उपस्थित नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। देखो ये, इसको भी अपन ग्राम प्रति घन मीटर में प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्राम प्रति घन मीटर में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एक घन मीटर में कितने ग्राम आर्द्रता है, इसका मतलब यह है कि एक घन मीटर जो वायु है उसका इकाई है एक घन मीटर, उसमें आर्द्रता की मात्रा कितनी है ये प्रदर्शित करते हैं अपन निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में। ठीक है, अब देखो ये तापमान से प्रभावित नहीं होती है, जो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है ये तापमान से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन दाब से प्रभावित होती है। तापमान से प्रभावित नहीं होती यानी कि तापमान बढ़े या घटे उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यदि दाब बढ़ता है, यानी किसी इकाई वायु के इकाई क्षेत्र पर दाब बढ़ेगा तो उसमें उससे प्रभावित होती है ये निरपेक्ष आर्द्रता। यानी कि जब वायु के किसी इकाई क्षेत्र पर दाब बढ़ता है तो इससे कुड़ती है, दाब बढ़ेगा तो उससे कुड़ेगी, तो आर्द्रता जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो उसमें बढ़ती है। और यदि उसमें दाब कम करते हैं, यानी कि दाब कम करते हैं तो वो फैलेगी तो उसकी आर्द्रता जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि दाब बढ़ेगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगी और दाब कम होगा तो आर्द्रता भी कम होगी, यानी कि अपन बात कर रहे हैं निरपेक्ष आर्द्रता की। तो इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, लेकिन दाब से प्रभावित होती है, दाब से प्रभावित होती है। जो निरपेक्ष आर्द्रता है इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दाब से प्रभावित होती है। यानी कि बात कर रहे हैं अपन इकाई आयतन की, यानी कोई इकाई क्षेत्र है, जैसे मान लिया अपने एक घन मीटर है, एक घन मीटर वायु का जो क्षेत्र है इकाई है, उस पर यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा तो वायु क्या होगी, सिकुड़ेगी, और वायु सिकुड़ेगी तो उसमें निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी। ऐसे ही यदि उस पर हम दाब कम करेंगे, हमने लिया है एक घन मीटर, उस पर दाब कम करेंगे तो वायु फैलेगी तो उसमें क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा कम होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे प्रभावित होती है दाब से, यदि दाब बढ़ाते हैं, यदि इकाई आयतन पर
पर दाब बढ़ाते हैं तो निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है और दाब कम करते हैं तो निरपेक्ष आर्द्रता कम होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बताया है कि दाब बढ़ाएंगे तो वायु आयतन जो है वो सिकुड़ेगा, वायु कम मतलब सिकुड़ कर कम आयतन में आएगी, कम क्षेत्र में आएगी, तो उसमें वो बढ़ेगी, निरपेक्ष आर्द्रता है। और जब दाब कम करेंगे तो वायु फैलेगी तो उसमें क्या हो, आर्द्रता की मात्रा क्या है, कम होगी। ठीक है, यानी कि समानुपाती संबंध है, ऐसे लिख सकते हैं, समानुपाती संबंध है। यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता और दाब में समानुपाती संबंध है। यानी कि दाब बढ़ेगा तो निरपेक्ष आर्द्रता भी बढ़ेगी और दाब कम होगा तो निरपेक्ष आर्द्रता भी कम होगी। ठीक है, यह है निरपेक्ष आर्द्रता। ये ध्यान रखना है आपको। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन दाब का प्रभाव इस पे पड़ता है। अगला है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता तीसरी है। देखो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, यानी किसी इकाई आयतन की, ये वायु के इकाई आयतन की नमी धारण क्षमता यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य अभी हमने पढ़ा है, किसी इकाई आयतन की आर्द्रता सामर्थ्य और उसमें उपस्थित आर्द्रता की मात्रा, उसको अपन कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य और उपस्थित वायु में जो नमी है यानी कि आर्द्रता है, उस मात्रा का जो अनुपात है उसको अपन कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। एक बार फिर बता देता हूं, देखो, यानी कि किसी इकाई आयतन, वायु के इकाई आयतन की नमी धारण क्षमता और उसमें उपस्थित आर्द्रता के मध्य जो अनुपात होता है उसे कहते हैं अपन सापेक्ष आर्द्रता। सीधा अपन कह सकते हैं कि आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता के बीच के अनुपात को अपन कहेंगे आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, किसी इकाई आयतन के, किसी वायु के इकाई आयतन में, वायु के इकाई आयतन में उपस्थित आर्द्रता, इकाई आयतन में उपस्थित आर्द्रता और उसकी आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब क्या है, आर्द्रता धारण क्षमता, आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को, सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। सापेक्ष आर्द्रता ध्यान से समझना है कि किसी वायु के इकाई आयतन में उपस्थित आर्द्रता यानी कि उसको अपन कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता, और उस वायु आयतन की आर्द्रता धारण क्षमता यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य, उनके बीच का जो अनुपात है उसे अपन कहेंगे आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता। ये भी लिख देता हूं मैं, अर्थात आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता के मध्य अनुपात, निरपेक्ष आर्द्रता के मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, इसको भी कहते हैं अपन, इसी का मतलब है ये। ठीक है, जो लाइन मैंने ऊपर लिखी है इसी का मतलब ये है कि आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता के मध्य के अनुपात को भी अपन सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्योंकि देखो मैंने बताया कि
वायु इकाई के आयतन में उपस्थित आर्द्रता, यानी कि किसी इकाई आयतन में जो वायु आर्द्रता की उपस्थित आर्द्रता की मात्रा है उसको अपन कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, और उसकी आर्द्रता धारण क्षमता उसको अपन कहेंगे आर्द्रता सामर्थ्य। ठीक है, दोनों के बीच का जो अनुपात है, आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता के मध्य का जो अनुपात है, उसे अपन सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और सापेक्ष आर्द्रता को अपन सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। अर्थात कह सकते हैं किसी इकाई आयतन में 10% आर्द्रता है, यानी कि 5% आर्द्रता है या 50% आर्द्रता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखते हैं कि जो आर्द्रता सामर्थ्य है उसका उस पर तापमान का विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस पर तापमान का विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक बार ये देखें, एक चीज़ अलग है वो आप देखें पहले कि जो आर्द्रता सामर्थ्य है, यानी कि किसी वायु के आयतन में, किसी इकाई आयतन में जो आर्द्रता सामर्थ्य है, जितना आर्द्रता सामर्थ्य जितना कम होगा, आर्द्रता सामर्थ्य जितना कम होगा उसकी संतृप्त बिंदु उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जैसे कि किसी वायु के इकाई आयतन का आर्द्रता सामर्थ्य जितना कम होगा उसका कम होगा, ऐसे लिखो, होगा वह पवन या वह वायु उतनी ही अधिक असंतृप्त होगी। यानी कि जितना किसी इकाई वायु आयतन में सापेक्ष आर्द्रता जितनी कम है, यानी कि अपन मान के चलते हैं 100, जैसे ये लेते हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो, ये कोई वायु है। ठीक है, इसमें जो सापेक्ष आर्द्रता है वो है 10%। सापेक्ष आर्द्रता इसकी कितनी है? 10%। और इसको संतृप्त होने के लिए चाहिए 100%। आर्द्रता सामर्थ्य इसका कितना होनी चाहिए? सापेक्ष आर्द्रता इसमें 100% होनी चाहिए। और ये कोई वायु है, इसको संतृप्त होने के लिए 100% चाहिए। यह है संतृप्त वायु, और ये है असंतृप्त वायु। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो देखो कि ये जो एक प्रतिशत में जो दिखाया है वो है आपकी सापेक्ष आर्द्रता, यानी कि किसी इकाई आयतन, यानी कि वायु की इकाई कोई हमने ली है, यानी कि ये कोई वायु की इकाई हमने ली है, इसमें आर्द्रता इसकी सापेक्ष आर्द्रता है वो है 10%, और इसको संतृप्त होने के लिए चाहिए 100%। तो कितना कम है संतृप्त वायु से? 90% कम है, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता 90% और चाहिए, जब ये क्या होगी? संतृप्त होगी। तो मैंने जो लिखा है किसी वायु के इकाई आयतन का आर्द्रता सामर्थ्य जितना कम होगा, आर्द्रता सामर्थ्य नहीं, यहां पे लिखना है सापेक्ष आर्द्रता। आयतन की सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, ये लिखना है। यानी कि किसी इकाई आयतन की सापेक्ष आर्द्रता जितनी कम होगी, वह वायु उतनी असंतृप्त होगी। यानी कि देखो 10 से हम 20 कर देंगे तो कम असंतृप्त हो जाएगी, 50 कर देंगे तो उससे भी कम असंतृप्त हो जाएगी, 90 कर देंगे तो उससे भी कम असंतृप्त हो जाएगी, और 100 कर देंगे तो पूरी तरह संतृप्त हो जाएगी। तो ये मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो है कि किसी वायु के इकाई आयतन की सापेक्ष आर्द्रता जितनी कम होगी वो उतनी असंतृप्त वायु होगी, और सापेक्ष आर्द्रता जितनी अधिक होगी वो उतनी ही कम असंतृप्त होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यह है आर्द्रता सामर्थ्य, सापेक्ष आर्द्रता। अब सापेक्ष आर्द्रता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है।
ये तापमान से प्रभावित होती है। तापमान से प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है? यदि किसी इकाई वायु का तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता उसमें उसकी क्या होगी? कम होगी। तापमान बढ़ेगा तो वायु का आयतन भी बढ़ेगा और आर्द्रता उतनी ही है तो वो क्या होगी? कम होगी। और यदि तापमान कम होगा तो वायु सिकुड़ेगी तो सापेक्ष आर्द्रता भी बढ़ेगी, यानी कि विपरीत संबंध होता है। तापमान और सापेक्ष आर्द्रता में विपरीत संबंध होता है, यानी कि विलोमानुपाती भी कह सकते हैं। जैसे समान अनुपाती हम कह रहे थे, ऐसे ही ये क्या है? विपरीत अनुपाती, यानी कि विलोमानुपाती संबंध होता है। ठीक है, ये थी आपकी सापेक्ष आर्द्रता। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता में क्या है? यानी कि हमने वायु की एक इकाई है, यानी कि वायु की निश्चित इकाई में उपस्थित मात्रा आर्द्रता की मात्रा है, उसे अपन कहेंगे विशिष्ट आर्द्रता। किसी निश्चित इकाई में, किसी, ऐसे लिखो, वायु की निश्चित इकाई में, वायु की निश्चित इकाई में उपस्थित आर्द्रता विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। यानी कि हमने किसी निश्चित इकाई ली वायु की, जैसे 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम हमने वायु ली, उसमें आर्द्रता की जो मात्रा उपस्थित है उसे अपन कहेंगे विशिष्ट आर्द्रता। और इसे अपन प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्राम प्रति किलोग्राम, इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट आर्द्रता को। इस पर ना तो तापमान का प्रभाव पड़ता है ना दाब का प्रभाव पड़ता है। इस पर न तो तापमान और ना ही दाब का प्रभाव पड़ता है। न ही दाब का प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट आर्द्रता में ये आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। निश्चित इकाई में उपस्थित आर्द्रता विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम हमने वायु ली कोई, और 1 किलोग्राम में जैसे 5 ग्राम आर्द्रता है, 1 किलोग्राम में 5 ग्राम आर्द्रता है, उसे अपन कहेंगे 5 ग्राम प्रति किलोग्राम। इस तरह से उसको प्रदर्शित करेंगे। और इस पर ना तो तापमान का प्रभाव पड़ता है, तापमान का, और ना ही दबाव का कोई प्रभाव पड़ता है इस पर। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ी आर्द्रता सामर्थ्य, निरपेक्ष आर्द्रता, तीसरी सापेक्ष आर्द्रता, और चौथी विशिष्ट आर्द्रता। यानी कि आर्द्रता के जो प्रकार हैं वो अपन ने देखे, और इसमें भी अपन देखेंगे
4 प्रकार की आर्द्रताएं, चारों पर तापमान का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, या वायु दाब दाब का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो मैं आपको एक डायग्राम में बता देता हूं। तापमान द्वारा प्रभावित होती है या नहीं होती है, हम ऐसे इसमें लिख लेंगे। और यहाँ पे दाब द्वारा होती है या नहीं होती है। अब देखो, हमने आर्द्रता सामर्थ्य देखा, तो आर्द्रता सामर्थ्य क्या था, तापमान से प्रभावित हो रहा था। यानी कि जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगा उसका, ठीक है। और जैसे जैसे तापमान कम होगा तो उसका आर्द्रता सामर्थ्य भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगा कि आर्द्रता सामर्थ्य का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, ये देखना है। तो पड़ता है, और वायु दाब का दाब का प्रभाव भी इस पे पड़ता है। तो आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, तापमान द्वारा भी प्रभावित होती है और दाब द्वारा भी प्रभावित होती है। उसके बाद है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता का मैंने आपको बताया था कि निरपेक्ष आर्द्रता का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब का मैंने बताया था कि हम दाब, यदि किसी इकाई क्षेत्र, वायु के इकाई क्षेत्र पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, और दाब कम करेंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। तो निरपेक्ष आर्द्रता पर तापमान का प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन दाब का प्रभाव इस पे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है सापेक्ष आर्द्रता। अब देखो, सापेक्ष आर्द्रता का मैंने आपको बताया है कि उस पे तापमान का प्रभाव पड़ता है, सापेक्ष आर्द्रता पे, और दाब का भी प्रभाव इस पे पड़ता है। यानी कि जो सापेक्ष आर्द्रता है, इस पे तापमान का भी प्रभाव पड़ता है और इस पे दाब का भी प्रभाव पड़ता है। तापमान का भी प्रभाव पड़ेगा इस पे और दाब का भी प्रभाव पड़ेगा। अब है विशिष्ट आर्द्रता, और विशिष्ट आर्द्रता में मैंने आपको बताया है कि ये ना तो तापमान से प्रभावित होती है, ना ही दाब से प्रभावित होती है। ना तो तापमान से प्रभावित होती है ये, ना ही दाब से प्रभावित ये होती है। तो इस पे निशान लगेंगे, ना तो इससे प्रभावित, ना इससे ये प्रभावित होती है। यानी कि इससे आप ध्यान रख सकते हो कि आर्द्रता सामर्थ्य तापमान से और वायु दाब से दोनों से प्रभावित होती है, और निरपेक्ष आर्द्रता तापमान से प्रभावित नहीं होती, लेकिन किससे होती है, दाब से प्रभावित होती है। सापेक्ष आर्द्रता तापमान से प्रभावित होती है, लेकिन दाब से प्रभावित, इससे भी दाब, दोनों से प्रभावित होती है। जो आपकी सापेक्ष आर्द्रता है, तापमान और दाब दोनों से प्रभावित होती है। लेकिन विशिष्ट आर्द्रता जो है, जो ना तो तापमान से प्रभावित होती है और ना ही आपके दाब से प्रभावित होती है, ठीक है। तो देखो, हमने क्या देखा इसमें, आर्द्रता के बारे में देखा। आर्द्रता मतलब इसका वितरण कैसे कैसे होता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है। इसकी औसत मात्रा जो है 2% है, लेकिन 2 से 5% तक वायुमंडल में पाई जाती है विषुवत रेखा और ध्रुवों से। और मापन इसका कैसे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से किया जाता है इसका मापन। इसके बाद अपन ने इसके प्रकार देखे, कौन कौन से प्रकार हैं, आर्द्रता सामर्थ्य, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। इसके बाद अपन ने देखा आर्द्रता सामर्थ्य के बारे में, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है। और ये इनके द्वारा जो दाब या तापमान के द्वारा प्रभावित होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो ये आर्द्रता से संबंधित आपका टॉपिक था। तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। यानी कि आर्द्रता मैंने आपको पूरा बता दिया है, किस कौन क्या आर्द्रता की परिभाषा क्या है, आर्द्रता किससे प्रभावित होती है, किससे प्रभावित नहीं होती है, आर्द्रता का वितरण वायुमंडल में किस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। औसत मात्रा इसकी क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, और आपकी विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है। इन पर तापमान या दाब का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसके बारे में अपन ने बात की। तो ये था आपका आर्द्रता टॉपिक। इसके बाद अपन लेंगे बर्षण, ठीक है, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है, आर्द्रता और बर्षण। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा आर्द्रता, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे बर्षण, ठीक है। तो यदि वीडियोज आपको यूजफुल लग रही हो या वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी, यानी कि संपूर्ण ज्योग्राफी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा, पूरा फ्री,
ठीक है, यूट्यूब पर ही आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो हमको कमेंट में छोड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है जहाँ पे आपको इनकी जानकारी और ये पैनल PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।